कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने लगी। 24 घंटों में 1123 नए केसेस सामने आ गए। वबा ने मजीद 12 अफराद की जान ले ली। मजमूई अमवात 6835 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद भी बढ़कर 13,242 तक जा पहुंची। अब तक 3,15,016 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत लाहौर की एहतसाब अदालत में शुरू हो गई। शहबाज शरीफ हमजा को जेल से अदालत पहुंचा दिया गया। मरियम नवाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए आज एहतसाब अदालत पहुंचेंगी। मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से हिदायत भी लेंगी। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गैर जिम्मेदाराना भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत के पास गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई कानूनी, इखलाकी और तारीखी जवाज़ नहीं। भारत कई दिहाइयों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर गैर कानूनी और ज़बरदस्ती काबिज़ है। भारत छोटे दावों और मकबूजा वादी में गैर कानूनी इक़दाम से हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकता। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। अब कौम देखेगी किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को चैलेंज। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी की परेड से खिताब में कहा, हमें मीर जाफ़र, मीर सादिक और मीर अयाज सादिक जैसे लोगों का सामना है। खुद को जमहूरी जमातें कहलाने वाले सियासतदानों ने इदारों पर हमलों का प्लान बनाया हुआ है। बड़े डाकुओं को NRO मिल जाए, ये मुमकिन नहीं। यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशतगर्दी करने की, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले। मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने बहुत इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश किए। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई स्टेटस देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, दुश्मन हमें गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी के साथ दहशतगर्दी की जा रही है। भारत ने शिया सुन्नी उलमा को कत्ल करने का मनसूबा बनाया। पाक फौज ने भारत के पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आप कठपुतलियों के झूठ और यूटर्न में नहीं आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। अगर ये आपका वादा है तो जनवरी में आप ही का कैबिनेट ने ये फैसला को मुस्तरद क्यों किया? वज़ीर आज़म जवाब दें, अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना तरजीह है तो इनके मंशूर में शामिल क्यों नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म पर तनकीद। ज़िला गज़र में जियालों से खिताब में बोले, इमरान खान NRO देने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। BRT, आटा, चीनी चोरों, सलाई मशीनों से अरबों बनाने वालों को NRO दिया गया। कार्ड से बेनज़ीर की तस्वीर हटाकर ये समझते हैं कि हमें अवाम के दिलों से निकाल देंगे। नवाज शरीफ ने कोयटा जलसे में जो बयानिया दिया, इस पर अफसोस हुआ। नून लीग बलूचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं, फौजी होने की हैसियत से फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 नवंबर को इजलास में अहम फैसले होंगे, ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात बताना बड़ा जरूरी है, वो है अमरीकी इलेक्शंस के हवाले से। अमेरिका के अंदर कल 3 नवंबर को इस हवाले से पता चल जाना है कि सदर होगा कौन। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप,
جو ہیں وہ ان کو کچھ انسیکیورٹیز ہیں الیکشن ریزلٹس کو لے کر. دوسری جانب جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اصل ڈیموکریسی ہم لے کر آئیں گے, لیکن آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی ہمیں آپ کو دکھانا ہے وہ بقیہ حصہ نکلے تیری تلاش کا, جو بھی آپ بھی جس کا انتظار کریں اور ہم بھی. آپ دیکھیے نکلے تیری تلاش میں. اچھا, K2 کہانی جو ہے اس کے حوالے سے بہت ساری منفرد کہانیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں اور بہت ساری منفرد چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ K2 ایکسپیڈیشن یعنی K2 مہم پر جانے سے پہلے آپ نے اخبار میں ایک اشتہار دیا, اور وہ اشتہار یہ تھا کہ ضرورت برائے ڈاکٹر, ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ایکسپیڈیشن بھی جا سکے اور اس کو ایکسپیڈیشن جو ہے یا جو مہم ہے اس کے اراکین کو اس کو پے نہیں کریں گے, وہ K2 ٹریک دیکھ لے گا اور آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ یقیناً آپ کو ایک ڈاکٹر کی اس ایکسپیڈیشن پہ ضرورت ہوتی ہے. یہ اشتہار والا کیا معاملہ تھا, کیا کہانی تھی, آپ کو کون سے ڈاکٹر ملے, ان ڈاکٹر کا تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے اور یہ اشتہار کی تھوڑی سی کہانی بتا دیجیے جو آپ نے اخبار میں دیا تھا. ایکچولی بات یہ ہے وقار کہ یہ پہلی میری باقاعدہ ایک مہم تھی. اسے پیشتر میں فیری میڈو جا چکا تھا, ٹریکنگ تو کر چکا تھا, دیوسائی جا چکا تھا, بہت سی جگہوں جا چکا تھا, لیکن جو ایک جس کو ایکسپیڈیشن کہتے ہیں نا اس کا پہلا تجربہ تھا. تو ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا, تو معلوم ہوا کہ ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے ساتھ. تو عامر ہمارے دوست ہیں, ان کو عامر K2 کہتے ہیں, انہوں نے اشتہار دیا اخبار میں کہ جی K2 کے بیس کیمپ تک ایک ایکسپیڈیشن جا رہی ہے اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت. اچھا. تو پھر بہت انٹرسٹنگ انکوائریز آئیں, کیونکہ بیشتر لوگ پوچھتے تھے جی اچھا آپ کے ساتھ میمیں کتنی ہیں, وہ سمجھتے تھے کوئی فورن ٹیم ہے, تو ہم کہتے تھے میمیں تو نہیں ہیں, ڈشکرے ہیں سارے, تو کوئی مائل نہیں ہوتا. صحیح. تو فائنلی ڈاکٹر عمر نیازی, بہت ہینڈسم, گورے چٹے, بڑے قداور شخصیت, ڈائلسس کا کلینک ہے ان کا, وہ آئے میرے پاس. اچھا. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اشتہار میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئی شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ وٹ سارٹ آف پرسن یو آر. اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں کرنی. اچھا. انٹرویو میں نے آپ کا کرنا. تو انہوں نے مجھ سے کچھ تفصیل پوچھی اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب سوال پوچھا. اچھا. وہ پتہ نہیں K2 کہانی میں نے لکھا یہ نہیں. کہنے کہ طاہر صاحب کیا آپ نے کبھی خودکشی کے بارے میں سوچا؟ لکھا ہے آپ نے؟ لکھا ہے. اچھا. اب میں نے غور کیا اور میں نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے کم از کم 2 مرتبہ. کہنے کہ آپ بہت اچھے انسان. میں اسی انسان کو ذہنی طور پہ بالغ سمجھتا ہوں جس نے کبھی نہ کبھی اس زندگی کی جو ہے بے معنویت اس سے اکتا کر خودکشی کا سوچا ہو. چنانچہ وہ ہمیں جوائن کر کے ایز اے ڈاکٹر راستے میں بھی لوگوں کے علاج کرتے گئے. وہاں پہ علاج کی نوبت نہیں آئی. البتہ کوئی امریکن خواتین تھے, ان کو ہلکا سا بخار تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے بہت بغور ان کا مطالعہ کیا اور ان کو دوائیاں دی. طاہر صاحب جب میں آپ کے سفر نامے یعنی 90s میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک چیز تھی جس کو میں بہت کوٹ کرتا تھا, اور وہ آپ نے خود K2 کہانی میں بھی لکھی ہے کہ جب آپ مارننگ ٹرانسمیشن کرتے تھے, آپ ایک ہاسٹل میں مقیم تھے اور ہاسٹل سے وہاں پہ جاتے تھے, تو یہ وہ وقت ہوتا تھا جب اسکردو کا جہاز جا رہا ہوتا تھا, یہ تقریباً وہ ٹائم ہوتا تھا. تو کئی دفعہ آپ اس کو ہاتھ ہلاتے تھے, کئی دفعہ اس سے باتیں کرتے تھے جہاز سے, اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ بیوروکریٹس جو آپ کو ہمیشہ مارننگ واک میں آپ کو سلام کرتے تھے, تو آپ کی ان حرکتوں کے بعد انہوں نے آپ کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بس آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا تو فطور ہے نا دماغ میں ان چیزوں کا, اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ پرندوں سے بھی ہم باتیں کرتے رہے جناح باغ میں, تو بے جان اشیاء جو ہے ان سے بھی, وہ کیا ایک شعر کے دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, تو بے جان اشیاء سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے یا ان کی ساخت ہوتی ہے وہ آپ کو فیسنیٹ کرتی ہے, مسحور کرتی ہے, تو آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. چاہے جائے کہ ایک جہاز ہو اور وہ ایک ایسی منزل کی جانب رواں ہو جہاں جانے کی آپ کو خواہش ہو, تو وہ میں حسد محسوس کرتا تھا اور ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا ان پیسنجرز کو جو اس جہاز میں بیٹھے گلگت یا اسکردو جا رہے ہوتے. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ K2 کی جو مہم تھی یہ آپ کی پہلی باقاعدہ ایکسپیڈیشن, یہ پہلی باقاعدہ مہم کہا جا سکتا ہے, اور اس سے پہلے آپ کو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. تو اس کی جو سامان کی خریداری ہے, اس کی فہرستیں مرتب کرنا, اور اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ
कोई एक छोटी सी चीज़ जो है अगर आप भूल जाएं तो फिर आप वापस ही आते हैं कि मतलब ट्रैक पे फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि आपका तजर्बा तो नहीं था, तो ये सब तमाम काम आपने खुद किया, ये तमाम फहरिस्तें वगैरह ये आपने खुद ही मुरतब की थी, तमाम अशिया की खरीदारी वगैरह? अब मिलजुल के किया था। मियाँ फरजंद अली थे हमारे दोस्त मरहूम, वो और डॉक्टर उमर और आमिर जिनका मैंने तज़किरा किया है, शाहिद साहब भी, तो हमने मिलजुल के वो पूरी फहरिस्त बनाई थी। लेकिन वहाँ पे पहले तो ये था कि मैंने नज़ीर साबिर से मशवरा किया और अशरफ अमान, दोनों मेरे दोस्त। अशरफ अमान पहले शख्स हैं पाकिस्तानी शख्स जो K2 पे गए, चुनांचे उस लिहाज से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उनसे मशवरा किया। फिर एक चंगेज़ी साहब थे, बुनियादी तौर पे टूर ऑपरेटर थे लेकिन वे बहुत ही नफीस इंसान थे, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। वो पूरी फहरिस्त जो थी उन्होंने फिर सजेस्ट की कि क्या क्या, क्योंकि वहाँ जब आप जाते हैं वीरानों में तो वहाँ कोई चीज़ अगर शॉर्टेज हो जाए किसी चीज़ की तो वहाँ मिलने की नहीं। मसलन अगर आप एक तेल का चूल्हा लेके गए और उसमें वो जो बत्ती पड़ती है वो नहीं लेके गए तो वो बेकार हो गया। चुनांचे बड़ी माइन्यूटली आपको वो फहरिस्त बनानी पड़ती और फिर भी कुछ कमी रह गई, आप जानते। इस पे हम बाद में बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि K2 मोटल जो है, जहाँ पे तमाम दुनिया की मुहिम्मात जो जाती हैं स्कर्दू में मुख्तलिफ पहाड़ों पे जो पहाड़ों को सर करने जाते हैं, ये ट्रैक्स भी इवन, वो अपनी मुहिम्मात के हवाले से कोई ना कोई स्टिकर वहाँ लगा देते हैं, और आपके हवाले से भी एक स्टिकर जो है आपकी उस पूरी K2 कहानी मुहिम का जो स्टिकर है वो वहाँ पे लगा हुआ है। वो स्टिकर किसने डिज़ाइन किया था? अच्छा, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये जितने मोटेल्स हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सिर्फ मोटेल्स नहीं है, और ख़ास तौर पे K2 मोटेल जो है स्कर्दू का, अब वहाँ मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस के वो जो लगे हुए हैं, अपना जो इश्तिहार कह लें या उनकी जो गए लोग उनके साइन, तो ऑलमोस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ माउंटेनरिंग स्पेशली अबाउट K2 वहाँ पे आवेज़ है। तो एक तो स्टिकर हमारा K2 का वहाँ लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद सुमैर गया, मेरा छोटा बेटा, और सुमैर को भी ये थोड़ा सा शौक़ है, मेरे साथ वो तरशिंग भी गया, देवसाई भी गया, तो वो 4 दोस्तों के हमरा गया, 3-4 दोस्तों के हमरा, और उन्होंने फैसला किया कि हम हिच हाइकिंग करेंगे अब्बा जी की तरह, और पैसे नहीं खर्चेंगे। चुनांचे वो ज़्यादातर ट्रकों में बैठ के और छोटी गाड़ियों में बैठ के हिच हाइकिंग करते। उन्होंने पूरा नॉर्थ किया, तो स्कर्दू पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस के वहाँ लगे हुए स्टिकर्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हमारा स्टिकर क्यों ना हो। चुनांचे उन्होंने अपने आप को चश्माटू हाइकर्स का नाम दे के अपनी वो कार्टून बना के, क्योंकि NCA में पढ़ता था, उसको बनाने आते थे, वो लगाया, और उसके साथ ही जो हमारा पुराना उसके ऊपर K2 की लगा हुआ था, स्टिकर लगा हुआ था, उसको रीडिज़ाइन करके वहाँ पे लगाया, तो सुमैर का डिज़ाइन करता। अच्छा, आपके बहुत सारे सफ़रनामों में अंडों का जिक्र जो है वो बड़ा मिलता है, और आप उसका जिक्र जो है वो बड़ी वारफ्तगी और बड़ी मोहब्बत से करते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारी दूर दराज जब आप जगहों पे जाते हैं तो ये मतलब खाने का एक बेहतरीन मुतबादल के तौर पे, यानी अंडे से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? हाँ, नहीं, मुतबादल कोई नहीं होता, क्योंकि आप सब्ज़ी नहीं ले जा सकते सिवाय आलूओं के, या दालें ले जा सकते हैं, अंडे सरवाइव कर जाते हैं। चुनांचे अंडा वैसे भी बेहतरीन खुराक होता है, और मैं आपको बताता हूँ कि हाइट पे यानी कि 15-16 हज़ार फुट की हाइट पे जब अंडा तला जा रहा होता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो पागल कर देने वाली होती है। सर, K2 कहानी में एक चैप्टर है पोर्टर्स बकरा खाएगा, और वहाँ पे बेसिकली एक इख्तलाफी मामला है जहाँ पे पोर्टर्स जो हैं उनके लिए एक अलग बकरा आपको लेके देना है, और आप उसमें ये पूछते हैं कि क्या वो बकरा हम भी खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप नहीं खाएंगे, ये सिर्फ पोर्टर खाएगा, और आप अपना बकरा खाना चाहते हैं तो अपना बकरा आप अलग लेंगे। पोर्टर्स के साथ डील जो है वो भी तो एक बहुत बड़ी पेचीदा किस्म की साइंस है, और इस साइंस से वाकफियत में आपको कितना अरसा लगा? हाँ, ये एक्चुअली मुझे तो इसका तजर्बा नहीं था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता हो गया। जो नॉर्थ के पोर्टर्स हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत शरीफ और बहुत किसी हद तक डरपोक भी हैं। आपको हैरत होगी कि जो नॉर्दर्न एरिया के पोर्टर हैं, ख़ास तौर पे इधर बल्ती वगैरह जो हैं, वो खून से बहुत डरते, यानी अगर कहीं वो ब्लड देखे तो उससे वो अब दुनिया की जो मतलब ख़तरनाक तरीन जगह पे चले जाएंगे,
لیکن بلڈ سم اور زیادہ ان کے شاید وہ بدھسٹ پاسٹ ہے یا کوئی روایتیں ہیں یا کوئی جو ان کی مائتھالوجی ہے جنوں بھوتوں والی اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو خون سے بہت ڈرتے ہیں. تو ان کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. نارملی جب سب کچھ طے پا جاتا ہے تو پہلی منزل پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آگے نہیں جانا کیونکہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. تو وہ نیگوشیشنز ہوتی ہیں اور ان کو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا کہ یہ نیگوشیشن ہوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک